विद्यार्थियों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आधुनिक चीन व जापान। इसका काल है 1868 से 1939 ईस्वी तक। ये सेमेस्टर 6 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है और इसका पेपर नंबर है DSC 4। विद्यार्थियों, जापान का इतिहास एक लंबा इतिहास है और इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना छोटे से वीडियो में काफ़ी कठिन है। इसके बावजूद मैं कुछ प्रमुख सवालों को जो यूनिवर्सिटी स्तर से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे गए हैं, उन्हीं के आधार पर एक विस्तृत नोट्स आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और साथ ही साथ मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से हमारे जो विचार हैं या फिर प्रमुख घटनाओं की जो क्रमबद्ध इतिहास है उसको समझाने का कोशिश करूंगा। विशेषकर उन अवधारणाओं को समझ लेने के बाद आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसका मैं विशेष ख्याल रखूंगा। आज हम लोग शुरू करेंगे पहला अध्याय, ओपनिंग ऑफ जापान या जापान का द्वार खुलना। सबसे पहले आज इसकी पृष्ठभूमि या भूमिका हम समझने का कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग प्रमुख रूप से दो सवाल को ढूंढने का कोशिश करेंगे, उनका जवाब तैयार करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, जापान का द्वार खोलना अमेरिका के लिए कितना आवश्यक था, और दूसरा, क्या जापान का द्वार प्रारंभ से ही विदेशी व्यापारियों के लिए बंद था। इन दोनों सवालों का आज मैं जवाब देना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओपनिंग ऑफ जापान, जापान का द्वार खुलना। यह 19वीं शताब्दी के मध्यांतर का काल था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक सशस्त्र अभियान चलाया जा रहा था। इसी समय पूर्वी एशिया में पश्चिमी देश जापान का द्वार खोलने के लिए उत्सुक थे। यदि हम चीन का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो हमें पता है 1842 ईस्वी में कई पड़ोसी देश चीन का द्वार बलपूर्वक खोल दिए थे। 4 साल के युद्ध और नानकिंग संधि के साथ उनका द्वार खोल दिया था। लेकिन चीन का द्वार खोलने का कारण अफीम बताया गया था। जापान में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे विदेशी आकर्षित थे, लेकिन इसके बावजूद जापान का द्वार खोला गया। ऐसा कौन सा वस्तु था या कौन सी आकर्षण थी कि जापान का द्वार खोलना जरूरी हो गया, और किन देशों ने जापान का द्वार खोलने में अपनी रुचि दिखलाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जापान का द्वार खोलना किस प्रकार आवश्यक था। अगर इस काल के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का मूल्यांकन किया जाए तो 3 प्रमुख कारण बताए जा सकते हैं जिसके कारण जापान का द्वार खोलना आवश्यक था। पहला, वाष्प चलित पानी जहाजों के लिए ईंधन की आवश्यकता। दूसरा, चावल का व्यापार। और तीसरा, अमेरिका के मछुआरों की सुरक्षा। ये 3 प्रमुख कारण थे जिसका मैं विस्तृत रूप से इस वीडियो में लिखित रूप से भी विवरण दे रहा हूं। पहला है वाष्प चलित पानी जहाजों के ईंधन के लिए कोयले की आवश्यकता। हम जानते हैं कि 1850 ईस्वी के दशक तक वाष्प चलित पानी जहाज का प्रयोग शुरू हो गया था और वाष्प चलित पानी जहाज के लिए कोयले की आवश्यकता थी। इस समय तक अमेरिका चीन से व्यापार करने के लिए उत्सुक था। अमेरिका से चलकर चीन तक पहुंचने में इनकी दूरी काफी ज्यादा थी और वाष्प चलित पानी जहाजों को एक ऐसे बंदरगाह या अड्डा की आवश्यकता थी जो उनके जहाजों को कोयला या ईंधन उपलब्ध करा सके। तो अमेरिका के लिए पहले आवश्यकता थी उनके वाष्प चलित पानी जहाजों के लिए कोयले या ईंधन की आवश्यकता। दूसरा है चावल का व्यापार। इस समय तक कई पश्चिमी देश जापान के चावलों को चीन में निर्यात करना चाहते थे, क्योंकि चीन में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहां पर अक्सर खाद्यान्न की कमी रहती थी। कई विदेशी शक्तियां जापान के चावल को चीन में बेचकर फिर वहां से चाय या चीनी मुद्रा प्राप्त कर सकते थे।
जापान के चावल को बेचकर विदेशी मुद्रा भी प्राप्त किया जा सकता था, जैसे स्पेनिश डॉलर और डॉलर। फिर डॉलर से वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कर सकते थे। जापान इस समय तक चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर था। उसके पास अतिरिक्त मात्रा में चावल उत्पादन होता था। इसे चावल अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। अतः अमेरिका जापान से चावल खरीदकर चीन में बेचता और चीन से वह विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता था। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो अमेरिका के लिए था वह था मछली उद्योग। इस समय तक कई यूरोपीय देश मछली उद्योग में काफी आगे निकल गए थे। अमेरिका भी मछली उद्योग में अपने आप को विकसित करना चाहता था और मछली के लिए प्रशांत महासागर एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां काफी मात्रा में व्हेल मछली प्राप्त की जा सकती थी। अमेरिका के मछुआरे व्हेल मछली के शिकार में काफी आगे निकल जाते थे। कई बार वे जापान के तट पर पहुंच जाते थे, तूफान से घिर जाते थे, उनके नाव क्षतिग्रस्त हो जाते थे। अमेरिका की सरकार के लिए ये चिंता का विषय था कि उनके मछुआरे जो तूफान के कारण जापानी तट पर चले गए हैं, कभी कभी जापानी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। अतः अमेरिका यह आवश्यकता महसूस कर रहा था कि जापान की सरकार के साथ कोई समझौता हो जाए, जिससे कि उनके मछुआरे राहत का अनुभव कर सकें, वे सुरक्षित महसूस कर सकें। परंतु 19वीं शताब्दी तक जापान का द्वार विदेशी राष्ट्रों के लिए, विदेशी व्यापारियों के लिए बंद कर दिया था। ऐसा भी संकेत मिलता है कि अमेरिका और अन्य देश जापान का द्वार खोलने के लिए कई बार प्रयास भी किए थे, परंतु वे सफल नहीं हुए। अंततः जापान का द्वार खोलने का काम अमेरिका ने किया। ऊपर के कुछ उद्धरणों से ऐसा पता चलता है कि अमेरिका का जापान का द्वार खोलना ज्यादा ही आवश्यक था, लेकिन चीन के द्वार खोलने के विपरीत जापान का द्वार पश्चिमी देशों के लिए बिना लड़े या बिना खून खराबा के खोल दिया गया। ये आश्चर्य का विषय है कि आखिर जापान बिना कोई विरोध के विदेशी राष्ट्रों को क्यों प्रवेश करने दिया। आखिर यह जापान की कूटनीतिक सफलता थी अथवा कायरता थी। लेकिन आगे की घटना को हम देखेंगे तो यह पता चलेगा कि उनका यह निर्णय सही निर्णय था। वह पश्चिमी शक्तियों से न लड़कर अपनी शक्ति को नष्ट होने से बचा लिया और पाश्चात्य राजनीतिक पद्धति और सैनिक पद्धति को अपनाकर एक शताब्दी से कम समय में ही एशिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर के सामने आया। यह उनकी कूटनैतिक सफलता थी, जिससे वह अपनी साम्राज्यवादिता नीति को आगे बढ़ा पाया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं, जिसमें यह जानने का कोशिश करेंगे कि क्या जापान का द्वार प्रारंभ से ही विदेशी राष्ट्रों के लिए या विदेशी व्यापारियों के लिए बंद था। यदि हम जापान के इतिहास को गौर करेंगे, उनके भौगोलिक स्थिति पर गौर फरमाएंगे, तो जापान एक ऐतिहासिक देश था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जापान एक देव इजानागी की उपहार थी। वह इजानामी देवी से मिलकर जापान की देखरेख करते थे। इसे उगते हुए सूरज का देश और जापानी भाषा में दाई निप्पन भी कहा गया है। यहाँ कई द्वीप समूह थे, जिसमें प्रमुख हैं कुयुसु, शिकोकु, होन्शु, होकाइडो इत्यादि। उत्तर में यह कामाछटका और दक्षिण में फार्मोसा तक फैला हुआ है। पश्चिम दिशा में कोरिया स्थित है, जिसे जापान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जापान कोरिया के मामले में हमेशा सशंकित रहता था, क्योंकि कोई भी शत्रु देश कोरिया के मार्ग से जापान में प्रवेश कर सकता था। कोरिया के मामले में जापान की वैदेशिक नीति भी बहुत प्रभावित थी। वास्तव में प्रथम चीन जापान युद्ध और कुछ हद तक रूस जापान युद्ध कोरिया की भौगोलिक स्थिति के कारण ही हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कोरिया
जापान के हृदय में कटार की तरह इंगित थी। यदि इस कटार की मूठ कोरिया के हाथ में या किसी विदेशी राष्ट्र या शत्रु के हाथ में होती तो जापान के लिए ये और भी खतरनाक साबित हो सकती थी। अतः जापान कोरिया को लेकर हमेशा सशंकित रहता था। जापान के इतिहास को देखा जाए तो शुरू में जापान विदेशियों के लिए, विशेषकर व्यापार के लिए बंद नहीं था। 16वीं शताब्दी में कई विदेशी व्यापारी जापान आए थे। जापान भी उन्हें उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने में मदद देता था। इस समय तक चीन, इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड के कई पानी जहाज जापान के बंदरगाहों में लंगर डाले हुए होते थे और कई व्यापारिक जहाज एशिया से यूरोप के देशों में जाते थे। इस समय आने वालों में से सबसे पहले पुर्तगाल 1542 में जापान पहुंचे। वे अपने साथ कपड़े, भोजन, मशीन इत्यादि लेकर आए थे। जापान के लोग इन वस्तुओं को भी बहुत पसंद भी किए थे। 1549 ईस्वी में संत जेवियर ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए जापान पहुंचे थे। इसी प्रकार स्पेन के व्यापारी 1592 में, डच व्यापारी 1600 ईस्वी में, अंग्रेज 1613 ईस्वी में जापान पहुंचे थे। इस तरह देखा जाए तो 16वीं सदी तक कई विदेशी व्यापारी जापान से व्यापार करने के लिए उत्सुक थे और आते रहे थे। परंतु 17वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन आया और 17वीं सदी के प्रारंभ में कुछ राजनीतिक कारणों से जापान की सरकार ने विदेश व्यापार को बंद करने का निर्णय लिया।